जी सीजी एसजी कैसे ऑफसेट होता है, कैसे सेट ऑफ लेना है, कैसे आईटीसी करना है, किसी को नहीं पता। तो इसके लिए मैंने ये लेक्चर पूरा अरेंज किया है, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखो, इसमें आप लोग प्लीज पेन बुक पेपर प्लीज लेके बैठो, इंक्लूडिंग कैलकुलेटर, क्योंकि आपको मेरे साथ ये सम्स करने आज। मैं आपको जीएसटी पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट लेजर क्या होता है वो भी दिखाऊंगा आज। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये देखो, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। और इस चैप्टर को समझाने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई। ओके, एक स्टोरी है, बेसिक स्टोरी है, ये पूरे सेक्शन है, सर्कुलर है, आप लोग को एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ है ये सारे, ठीक है। एक स्टोरी सुनो कि आईटीसी के लिए कैसे करना है, उसके लिए एक स्टोरी सुनते। ये देखो, सपोज तीन कंट्री है, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। ओके, अब तीनों ने वैक्सीन ओनली कोविड। सपोज इंडिया के पास अवेलेबल है 50,000, चाइना के पास 10,000 एंड श्रीलंका के पास 5,000, इतनी मेडिसिन अवेलेबल है। अब डिमांड देखो, रिक्वायरमेंट कितनी है, इंडिया के पास 40,000 लोगों को चाहिए, चाइना में 15,000 एंड श्रीलंका में सिर्फ 10,000, इतनी डिमांड है। ओके, अब आप लोग कौन हो, इंडियंस हो ना, तो फर्स्ट हम इंडिया को ही देखेंगे, बराबर है ना, इंडियंस है तो हम फर्स्ट इंडिया को ही देखेंगे। तो ये देखो, इंडिया के पास कितना है मेडिसिन, 50,000, रिक्वायरमेंट कितनी है 40,000, तो वो पूरी कर देते। अब इंडिया की रिक्वायरमेंट तो खत्म हो गई, अभी भी सरप्लस है 10,000, अभी भी सरप्लस है 10,000, राइट। अभी आप देखो इंडिया क्या करता है, इंडिया क्या बोल रहा है, दानी कंट्री में डोनेशन करने में बिलीव कर। तो इंडिया चाइना श्रीलंका को कह रहा है कि आप अपना स्टॉक यूटिलाइज मत करो, आपके पास जो भी 10,000 5,000 जो भी है प्लीज उसको यूज मत करो, मेरे पास सरप्लस है ना, मेरे पास सरप्लस है। सो इंडिया बोल रहा है कि चाइना श्रीलंका आपको जितना चाहिए 10,000 में से लेके, इन एनी ऑर्डर, 2,000 5,000 6,000 जितना चाहिए एनी ऑर्डर आप लोग लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये देखो क्या, इन एनी ऑर्डर, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 10,000 में से 6,000 चाइना लेके चला, ठीक है। क्या हुआ, 10,000 में से 6,000 की मेडिसिन चाइना लेके चला, अभी भी इंडिया के पास सरप्लस है 4,000, चाइना की अभी रिक्वायरमेंट हो गई 9,000 15 में से। अब ये जो 4,000 है इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया, अब इंडिया का स्टॉक जीरो हुआ, फाइनली इंडिया का स्टॉक जीरो हुआ, समझा आप लोग। अब हम जाते हैं स्टेप 2 पे, जो है चाइना का स्टॉक। अब चाइना के पास डिमांड कितनी है, सिर्फ 9,000 बाकी है, अवेलेबल है 10,000, तो 9,000 पूरी करो, अभी भी सरप्लस है 1,000, ठीक है, अभी भी सरप्लस, तो चाइना का स्टॉक भी जीरो हो गया। अब हम आते हैं श्रीलंका पे, श्रीलंका के पास डिमांड कितनी है 6,000, स्टॉक कितना है 5,000, तो अभी हो गया श्रीलंका के पास शॉर्टेज 1,000, श्रीलंका के पास शॉर्टेज हो गई 1,000। तो यहाँ पे आउटकम क्या हो रहा है, चाइना के पास सरप्लस है, श्रीलंका के पास शॉर्टेज है, दे सकता था ना चाइना, बट ये देखो श्रीलंका चाइना को बोल रहा है कि मुझे दे दे, मेरे पास शॉर्टेज है, चाइना मना करता है, चाइना रिफ्यूजेस टू गिव द अवेलेबल स्टॉक, चाइना बोला मैं नहीं दूंगा, तेरा तू खुद प्रोडक्शन कर। एंड रिजल्ट क्या आया, चाइना के पास सरप्लस रह गया और श्रीलंका के पास शॉर्टेज रह गया, ये सिनारियो हुआ, ये सिनारियो हुआ। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ इस स्टोरी में, आपने देखा आप इंडियंस हो तो इंडिया को ही टच किया। फिर सेकंड क्या हुआ, जब तक इंडिया का स्टॉक जीरो नहीं हुआ तब तक आप लोग ने चाइना श्रीलंका को टच भी नहीं किया, है कि नहीं। उसके बाद आप चाइना के स्टॉक पे गए, देन श्रीलंका पे। तो ये मैं पागल हूँ ऐसी स्टोरी बोल रहा हूँ, हैव आई लॉस्ट इट, कि ये जीएसटी में ये सब क्या है। सुनो, अब ये स्टोरी को मैं जीएसटी पॉइंट से समझाता हूँ। ये देखो, इंडिया मतलब आईजीएसटी, श्रीलंका मतलब एसजीएसटी एंड चाइना मतलब सीजीएसटी। ओके, अब आईजीएसटी का आईटीसी है 50,000, सीजीएसटी का 10,000 एंड एसजीएसटी का 5। अब लायबिलिटी कितनी है ये देखो, ये लायबिलिटी, ये लायबिलिटी। अब मैंने आपसे क्या कहा, स्टेप 1 बीइंग एन इंडियन, आप इंडिया को ही टच करोगे, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब स्टेप नंबर 1 आपको आईजीएसटी को ही टच करना है, ये प्लीज रिमेम्बर, ये रूल है, जब तक आईजीएसटी आईटीसी जीरो नहीं होता तब तक आप नहीं टच कर सकते। तो पहला इंडियन हो तो आईजीएसटी को ही टच करो। ये देखो, आईजीएसटी लायबिलिटी कितनी है 40,
आईटीसी कितना 50,000 है, तो लायबिलिटी को जीरो कर दी। अभी भी आईजीएसटी की आईटीसी पड़ी है 10,000। अब मैंने क्या बोला था नेक्स्ट स्टेप, जब तक इंडिया का स्टॉक जीरो नहीं होता तब तक आप श्रीलंका एंड चाइना को टच नहीं कर सकते। मतलब क्या, मतलब जब तक आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो नहीं होता तब तक आप सीजी एंड एसजी को टच नहीं कर सकते। ये रूल है, ये प्लीज याद रखो, बेवकूफी मत करना। जब तक आईजीएसटी आईटीसी जीरो नहीं होता तब तक सीजी एंड एसजी मत टच करो। ये देखो, तो पहला आईजी को आईजी के सामने एडजस्ट किया। अब हम आते नेक्स्ट, बैलेंस आईजी को यूटिलाइज करो अगेंस्ट एसजी एंड सीजी इन एनी ऑर्डर, जिसको जितना चाहिए दे सकते हो। पूरा 10,000 चाहे तो दे सकते हो। तो यहाँ पे सपोज मैं क्या दे रहा हूँ, आउट ऑफ 10,000 मैं 6,000 दे देता हूँ सीजीएसटी, एंड आउट ऑफ 10,000 अभी सीजीएसटी लायबिलिटी थी 15,000, अभी आउटपुट कितना बच गया, लायबिलिटी सिर्फ 9,000। बराबर है, बराबर। अभी भी आईजीएसटी आईटीसी पेंडिंग 4,000, तो ये 4,000 हम दे देंगे एसजीएसटी। तो फाइनल लायबिलिटी देखो एसजीएसटी के 6। अब आईजीएसटी आईटीसी जीरो हो गया। नाउ द आईटीसी ऑफ आईजीएसटी हैज बिकम जीरो। अब मंथ खत्म हुआ। अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे, विच इज सीजीएसटी, मतलब चाइना। लायबिलिटी कितनी है 9,000, आईटीसी कितना है 10,000। ठीक है, तो पूरी लायबिलिटी जीरो कर दो, अभी भी सरप्लस है, अभी भी आईटीसी पड़ी है 1,000। बराबर है। अब हम स्टेप 3 पे जाते हैं। श्रीलंका डिमांड कितनी है 6,000, आईटीसी कम है से 5,000, अभी भी लायबिलिटी पेंडिंग है 1,000। अब सिनेरियो देख रहे हो, एसजीएसटी की लायबिलिटी है, सीजीएसटी का आईटीसी पड़ा है। करेक्ट, यू कैन सी ऐसा ही है। बट मैंने आपको क्या बोला, चाइना ने श्रीलंका को देने से मना कर दिया। मतलब क्या, सीजीएसटी का आईटीसी कैन नेवर एवर बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट एसजीएसटी लायबिलिटी। मतलब श्रीलंका एंड चाइना एक दूसरे को नहीं दे सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को नहीं दे सकते। ठीक है, ये रूल है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सीजीएसटी आईटीसी आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले महीने में, एंड एसजीएसटी का आपको पे करना पड़ेगा कैश लेजर से। ये सिनेरियो है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में अगर आईजीएसटी आईटीसी है तो पहले इंडिया मतलब आईजीएसटी के आईटीसी आप आईजीएसटी लायबिलिटी के सामने एडजस्ट करो। कुछ बचा तो आप दे सकते हो सीजी या एसजी को इन एनी ऑर्डर, बट मैं बोलता हूँ हमेशा 50-50 देने। बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन, बहुत ही इजी, हमेशा 50% 50% दे। ओके, तो स्टेप 1 आईजीएसटी को आईजी के सामने यूज करो, कुछ बचा तो सीजी और एसजी को इन एनी ऑर्डर दे सकते हो। ये प्लीज याद रखना दोनों स्टेप। अब स्टेप 3 पे आएंगे, चाइना मतलब सीजी। सीजीएसटी आईटीसी फर्स्ट किसके सामने यूटिलाइज होगा, ऑब्वियसली सीजी के साथ। सीजी आईजी सीजी एसजी को कभी दे ही नहीं सकते, ये रूल है। फिर हम जाएंगे एसजीएसटी, एसजीएसटी आईटीसी भी एसजीएसटी लायबिलिटी के सामने एडजस्ट होगी। कुछ बचा तो वो कभी भी सीजी को नहीं दे सकता। तो प्लीज रिमेम्बर दिस स्टेप, ये याद रहेगा। क्या ये सबको समझा है? तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं। यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। तो ठीक है, ये स्टोरी के हिसाब से याद रखो, ये स्टेप्स याद रखो, तो ही ये एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, अब हम ईयर 2 पे आते हैं। ये तो 1 साल था। अब दूसरे साल आओ, देखो दूसरे साल क्या हो गया, सिनेरियो बदल गया। अब सिनेरियो चेंज हो गया। अब सिनेरियो देखो क्या हो गया, इंडिया के पास मेडिसिन है सिर्फ 35,000, चाइना के पास आ गई 22,000 22, एंड श्रीलंका में भी करीब है 8,000। तो ईयर 2 में स्टॉक ऑफ मेडिसिन चेंज हो। कोई अनम्यूट हो गया, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। विजय जी आप प्लीज म्यूट कर लो सर, थैंक यू सर। ओके, अब इंडिया में देखो डिमांड कितनी है 40,000 एंड मेडिसिन कम है। सो यार ये तो गड़बड़ हो गई। फिर चाइना के पास डिमांड 15 है, अवेलेबल तो 22 है, श्रीलंका के पास ऑलवेज शॉर्टेज। सो इस बार भी वैसा ही करेंगे। बीइंग एन इंडियन हम पहले इंडिया को ही टच करेंगे, हम इंडियंस है ना, तो इंडिया को ही टच करेंगे। सो इंडिया पहले इंडिया को देगा। कितना है डिमांड 40,000, अवेलेबल कितना है 35, तो 35 तो दो, अभी भी शॉर्टेज है 5,000, 5,000 अभी भी शॉर्टेज है। ठीक है, शॉर्टेज तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंडिया का स्टॉक खत्म हो गया। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 चाइना। चाइना डिमांड कितनी है 15,000,
अवेलेबल है 22, तो पूरी डिमांड कंप्लीट कर दी, अभी भी सरप्लस है 7,000, अभी भी सरप्लस है। अब चाइना को याद है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने मदद की, दैट्स व्हाई चाइना क्या बोला कि इंडिया डू नॉट वरी, आपके पास जो भी शॉर्टेज है मैं आपको देता हूँ। चाइना क्या बोल रहा है, आपके पास जो भी शॉर्टेज है मैं आपको देता हूँ, आप चिंता मत करो। तो भले इंडिया के पास 5,000 कम थी, चाइना अपने 7,000 में से 5,000 इंडिया को देता है, अभी भी चाइना के पास सरप्लस है 2,000। अब इंडिया का लायबिलिटी खत्म, इंडिया में जो भी शॉर्टेज थी सब खत्म। सही है, सही है। चाइना ने 5,000 की डिमांड मीट कर। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 श्रीलंका, डिमांड कितनी है 11,000, अवेलेबल है खाली 8,000, तो 8,000 तो दो, अभी भी शॉर्टेज है 3,000, अभी भी शॉर्टेज है 3,000। अब ध्यान से देखो, चाइना के पास सरप्लस है, श्रीलंका के पास शॉर्टेज है। श्रीलंका वापस हाथ जोड़ता है कि इस साल तो दे, मेरे पास शॉर्ट है, तेरे पास सरप्लस है। वापस चाइना रिफ्यूज कर देते कि श्रीलंका तुझे तो दूंगा ही। हेंस क्या होगा, चाइना ने अपना 2,000 का स्टॉक अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया, एंड श्रीलंका बेचारा गरीब का गरीब शॉर्टेज ही रहा 3,000 का। ये सिनारियो। अब इसी को वापस समझते हैं आईजी, सीजी एंड एससी, यही एग्जांपल को वापस ले। ठीक है, अब क्या मैंने बोला, फर्स्ट इंडियन, सो मतलब इंडिया को टच करोगे, आईजीएसटी, आईटीसी कितना है 35,000, लायबिलिटी कितना है 40, तो 35 तो दो, अभी भी आईजीएसटी भरना बाकी है 5,000। तो आईजीएसटी आईटीसी जीरो हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, आईजीएसटी आईटीसी जीरो हो चुका है यहाँ पे। अब हम स्टेप 2 पे आते हैं, सीजीएसटी आईटीसी। ठीक है, सीजीएसटी आईटीसी कितना है, लायबिलिटी है 15,000, आईटीसी कितना है 22,000, तो 15 का ही लायबिलिटी है ना, वो जीरो कर दो, अभी भी आईटीसी पड़ा है 7,000। अब हमने प्रीसीडिंग स्लाइड में क्या पढ़ा कि चाइना ने अग्री किया कि इंडिया को देगा, मतलब सीजीएसटी आईटीसी आईजीएसटी के सामने यूज हो सकता है। सिर्फ सीजी एंड एसजी, सेंट्रल एंड स्टेट एक दूसरे को नहीं देंगे, बाकी सीजीएसटी का आईटीसी आईजी के सामने यूज हो सकता है, एसजीएसटी का आईटीसी वो भी आईजीएसटी लायबिलिटी के सामने यूज हो सकता है। प्लीज याद रखना, प्लीज याद रखना। तो यहाँ पे सीजीएसटी आईटीसी पहले सीजी के सामने दिया, चाइना पहले चाइना की डिमांड पूरी की, कुछ बचा तो उसने इंडिया को भी दिया, मतलब क्या, सीजीएसटी का जो भी आईटीसी था 7,000, उसमें से आप आईजीएसटी की लायबिलिटी सेट ऑफ कर सकते हो। डोंट वरी, ये सब सम्स करेंगे तो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सीजीएसटी आईटीसी अभी भी 2,000 खड़ा है, एंड आईजीएसटी की लायबिलिटी जीरो हो गई, बराबर है। अब हम स्टेप 3 पे जाते हैं, एसजीएसटी आईटीसी कितनी है 8,000, लायबिलिटी कितनी है 11,000, तो इसको जीरो कर दो, अभी भी एसजीएसटी लायबिलिटी पड़ी है 3,000। अब सीजीएसटी आईटीसी पड़ा है, एसजीएसटी लायबिलिटी पड़ी है, क्या आमने सामने हो सकता है, हो ही नहीं सकता। सिमिलरली वाइस वर्सा, एसजीएसटी आईटीसी होता वो भी नहीं हो सकता, इसीलिए सीजीएसटी आईटीसी आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा, एंड एसजीएसटी की लायबिलिटी आपको पे करनी होगी। ये हो गया, ये हो गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये देखो, अभी भी क्वेश्चन में अगर सीजीएसटी आईटीसी दिया है तो सीजी से चाइना पहले तो अपनी डिमांड पूरी करेगा, ये प्लीज याद, जब तक चाइना खुद की नहीं करेगा वो किसी को नहीं देगा, उसके बाद वो इंडिया को देगा, मतलब आईजीएसटी। ओके, सो स्टेप्स याद रखो। स्टेप 1, पहले आईजीएसटी आईटीसी जीरो करो, इंडिया का स्टॉक खत्म करो। ओके, फिर स्टेप 2 पे आना, क्या, सीजीएसटी आईटीसी, मतलब चाइना चाइना को देगा, कुछ बचा तो इंडिया को देगा, मतलब आईजीएसटी को, बट चाइना कैन नेवर गिव टू श्रीलंका, मतलब सीजी एंड एसजी आमने सामने हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। फिर हम स्टेप 3 पे आएंगे, श्रीलंका, एसजीआईटीसी पहले श्रीलंका श्रीलंका को ही देगा, कुछ बचा तो वो इंडिया को देगा, पहले इंडिया को नहीं देगा, कुछ बचा तो आईजीएसटी को देगा, एंड श्रीलंका कभी भी चाइना को नहीं देगा, ये रूल। या मतलब प्लीज, ये चाइना श्रीलंका बोल रहा हूँ आपको समझने के लिए, ताकि याद रहे। समझ गए सब लोग? तो इस तरीके से अगर आप स्टोरी याद रखोगे तो ही ये याद रहेगा, वरना बाउंसर जाता है पूरा, वरना ये दिमाग पूरा खराब हो जाता है। अगर आप बुक से पढ़ोगे ये तो आप पहले मिनट में बंद कर दोगे, इतना कंफ्यूज, इसलिए मैंने ये स्टोरी बनाई। अब हम इसके सम्स के बारे में करते हैं, सॉरी ये देखो सम्स के बारे में करते हैं, कल आपको समझेगा। ये देखो, अब मैं आपको जीएसटी पोर्टल पे भी लेके जाता हूँ, सब कुछ समझते हैं यहाँ पे। ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर,
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसके लिए समझते हैं। लायबिलिटी रजिस्टर, क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। ये देखो, सपोज मैं मिस्टर पी, मैंने कुछ गुड्स खरीदे कंपनी एबीसी से, 10 अप्रैल को खरीदे। अब आपको पूरा समझ जाएगा। फॉर 1 लाख प्लस 5% जीएसटी, 1 लाख प्लस 5% जीएसटी में माल खरीदा था, ठीक है। ये देखो इनवॉइस आ गया, है कि नहीं। फिर मैंने इस सामान को बेच दिया 1,20,000 में प्लस 5% जीएसटी। ये देखो बेच दिया 1,20,000 प्लस 5%, मैंने इनवॉइस रेज कर दिया। अब ध्यान से देखो, 1,20,000 में मैंने बेचा है, तो मैंने कितना जीएसटी कलेक्ट किया होगा? 1,20,000 इंटू 5%। आई हैव कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 6,000। सो 6,000 मेरी लायबिलिटी है, ये मुझे पे करना है। तो ये जो भी आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, ये कौन से रजिस्टर में जाता है पता है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जो भी जीएसटी आप कलेक्ट करते हो, ये कौन से लेजर में जाता है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ये देखो, जब भी आप लॉग इन करोगे, तो यहाँ पे देखो लेजर्स में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। मिल गया। तो आपने जो भी जीएसटी कलेक्ट किया होगा आउटवर्ड सप्लाई पे, सेल्स सर्विस किसी पे भी, ये सब कुछ आपकी लायबिलिटी, आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये यहाँ पे दिखता है, ये यहाँ पे दिखता है। फेयर इनफ, याद रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट, अब मैंने गुड्स खरीदा था 1 लाख प्लस 5,000। सो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है 5,000, मेरे पास आईटीसी है 5,000 का। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आईटीसी जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, नाम ही है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो ये जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ये देखो सर्विसेज में, लेजर्स में आपको राइट हैंड साइड दिखेगा, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिखा। तो आपने जो भी जीएसटी भरा हो, चाहे परचेज पे, सर्विस पे, कैपिटल गुड्स पे, किसी पे, ये सब कुछ यहाँ पे जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट है, अब आपकी लायबिलिटी थी 6,000, आईटीसी था 5,000, तो आपने कितना भरा होगा गवर्नमेंट को? 1,000 रुपीज। आपने कितना भरा गवर्नमेंट को? 6 माइनस 5। तो ये कैसे भरते हैं? ये कैसे भरते हैं? इसके लिए आपको चालान क्रिएट करना होगा। ये देखो, ये चालान क्रिएट कैसे करते हैं वो देखो, ये सब आपको लाइफ में भी काम आएगा। लॉग इन करके पेमेंट्स में जाना, क्रिएट चालान पे क्लिक करना, दिखा आपको क्रिएट चालान। यहाँ पे आपकी लायबिलिटी थी 1,000 रुपए, मतलब अस्यूम 500 रुपए सीजीएसटी, 500 रुपए एसजीएसटी, 1,000 हो गया ना। ठीक है। और आपके पास 3 मोड है पेमेंट, ऑनलाइन भर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, या बैंक में काउंटर पे भी दे सकते हो। मैं सपोज ऑनलाइन कर, ये देखो आपका चालान जनरेट हुआ। जैसे चालान जनरेट होता है, ये दिख रहा है सी पिन नंबर, 14 डिजिट का सी पिन नंबर, 14 डिजिट। एंड ये चालान 15 दिन तक वैलिड रहता है। 15 दिन में आपको जब टाइम मिले इसी चालान से पे कर सकते, 15 दिन का टाइम। ठीक है। तो हाईलाइट फैक्टर्स दो ही है यहाँ पे, आप इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी हो, अदर्स हो, सबका अलग अलग बाइफर्केशन आप पे कर सकते हो। ओके, ठीक है। मेन चीज है ये 14 डिजिट सी पिन नंबर, जिसको कहा जाता है, क्या मैं बताता हूँ। ये देखो, ये चालान में 2 ही चीज है, पहला है 14 डिजिट का सी पिन नंबर, जिसको कहा जाता है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एंड दिस चालान वैलिड रहता है 15 दिनों तक। ठीक है। 15 दिनों के बाद आपको नया बनाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, 15 दिन तक वैलिड रहता है। ओके। एंड देखो, जैसे पे कर दिया, पेमेंट होने के बाद आप इसको देख सकते हो चालान हिस्ट्री में। पेमेंट होने के बाद, पहले क्रिएट किया, पेमेंट किया, और अभी ये देखो आपको हिस्ट्री दिखी। ये देखो पेड स्टेटस दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो जो 14 डिजिट सी पिन नंबर था ना, वो तो रहेगा। अब उसके साथ साथ 18 डिजिट का सिन नंबर, वो सेम ही है, खाली आगे बैंक का 4 डिजिट कोड है, बाकी होगा वही है, सी पिन और सिन एक ही होता है, खाली आगे 4 डिजिट बैंक का कोड आ जाता है। ये रेफरेंस है कि आपने पे कर दी। सिन नंबर मतलब चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर का, CIN। ठीक है, कौन सी बैंक से आपने पे किया, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी।
समझ गए? तो यहाँ पे ध्यान देना है 18 डिजिट का चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर वही होता है 14 डिजिट, सेम टू सेम ही है सीपिन जैसा, खाली आगे 4 डिजिट बैंक का कोड। और जैसे आप पे कर देते हो ये पैसा चला जाता है कौन से लेजर में? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये देखो सर्विसेज में आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएंगे, दिखा आपको यहाँ पे आप पे कर देते हो ना, चालान भरने के बाद यहाँ पे दिखता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश। तो ये 3 लेजर आपको याद रखना है, ये पूरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आता है या 2 से 4 मार्क शॉर्ट नोट में आता है, ठीक है, या 2 से 4 मार्क शॉर्ट नोट में आता है कि शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, ऐसा कुछ आता है, ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके सो ये 3 लेजर प्लीज याद रखना, आपको एग्जाम में बहुत, और इसलिए पोर्टल से लेके जा रहा हूं। अब मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि पेन पेपर कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, ओके और आप लोग इस क्वेश्चन को प्लीज सब लोग ट्राई करो, गलती करो बट सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करना। ओके जीएसटी पोर्टल से ही सीखेंगे, पूरा मजा आएगा। ये देखो सपोज मैं ट्रेडर ऑफ द गुड्स हूं, मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूं फेब 20। ओके सुनो, ड्यूरिंग फेब 20 मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूं सेल्स कि मैंने कितना जीएसटी कलेक्ट किया है। आईजीएसटी 125, सीजीएसटी 110, एसजीएसटी 110, एंड मैंने परचेज, अब मैं आईटीसी की डिटेल दे रहा हूँ, सीजीएसटी 143, एसजीएसटी 140, आईजी है ही, मतलब जो भी आपका स्टेप 1 था कि आईजीएसटी आईटीसी को जीरो करो, वो है ही, वो है नहीं, सीधा स्टेप 2 पे जम मार। आप लोग को सिर्फ मुझे कैलकुलेट करके देना है जीएसटी लैब, कितनी लायबिलिटी आएगी वो मुझे प्लीज कैलकुलेट करके आंसर दो, आराम से 2-3 मिनट लो बट राइट करो। चलो मैं चैट पे आंसर दे सकते हो, अनम्यूट होके दे सकते हो, जैसे देना है दे सकते हो, पर आंसर दो सब लोग प्लीज। फिफ्टी 59,127 ओके मैडम। फिफ्टी नाइन वन टू सेवन ओके वेरी गुड। So my answer is also 59,127. Very good. So that is IGST, right? Liability. Very good. चलो, no problem. जो उन्होंने भी राइट, जो भी आंसर दिया वो सही है। सुनो, पहले हम इसको समझते हैं, प्रेजेंट कैसे करना है, एग्जाम में लिखना कैसे, वो भी इम्पोर्टेंट। ओके तो मैंने इसी तरीके से बनाया कि आपको एग्जाम में कैसे इसको ड्राफ्ट करना है, प्रेजेंट करना है, वो ही लिखा है। तो पहला वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 कैसे आएगा? ये आपने जीएसटी लायबिलिटी कितना कलेक्ट किया, तो ये रहा सॉरी, कितना जीएसटी कलेक्ट किया ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आईजीएसटी 125, सीजीएसटी 110, एसजीएसटी, ये आपकी वर्किंग नोट 1। फिर वर्किंग नोट, अब ये कहाँ जाता है?
जो भी जीएसटी कलेक्ट करते हो कहाँ जाता है, यहाँ पे ये देखो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। तो आप चेक करो सेम दिखता है क्या, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर आया, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और कौन सा मंथ था, फेब 2020 था ना, फेब 20 था, तो मैं फेब मंथ में जाता हूँ, चेक करता है, ये देखो सेम फिगर दिख रहा है, कितना जीएसटी कलेक्ट किया आपने वही दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, और एग्जैक्टली वही फिगर जो आपने कलेक्ट किया वो दिख रहा है, IGCGNS। ओके ठीक है। अब वर्किंग नोट 2, कितना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था, CGST 143, SGST 143, जो भी आपका आईटीसी वो कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये देखो, ये यहाँ पे आप चेक करो, ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हम लोग जाते हैं, फेब 2020 था तो ओपन करते हैं, ये नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है, CGST 143, SGST 143, वही है, परफेक्टली मैच हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये भी मैच हो गया। अब हम आते हैं वर्किंग नोट 3 पर। स्टेप नंबर 1 क्या है, IGST ITC पहले जीरो करना है, इंडिया का स्टॉक जीरो करो, है क्या, है ही नहीं, तो स्टेप 1 तो खत्म हो गया, है ही नहीं तो क्या करें। अब आते हैं स्टेप 2 पे, सीजी यानी चाइना के पास, अब चाइना का आईटीसी पहले जीरो करते हैं, ठीक है, चाइना डिमांड कितनी है, 1,10,000, आईटीसी कितना है 143, तो आउट ऑफ 143 1,10,000 दे दो, चाइना ने लायबिलिटी है 1,10,000, आईटीसी 143, तो 1,10,000 दे दो, अभी भी सरप्लस है 33,000 समझ, तो वो 33,000 वो इंडिया को देगा, मतलब आईजीएसटी को देगा, बराबर है। तो ये करने के बाद क्या बचा आपका, फाइनली सीजीएसटी आईटीसी जीरो हो गया चाइना, आईजी अभी भी लायबिलिटी है, एनएसजी पे अभी भी आईटीसी पड़ा है। तो अब हम जाते हैं स्टेप 3 पे, देखो ये सिनारियो है जीएसटी पे, अब हम जाते हैं स्टेप 3 पे, एसजी पहले श्रीलंका खुद की डिमांड पूरी करेगा, मतलब क्या, एसजीएसटी आईटीसी एसजी के सामने ही होगा, कितनी आया लायबिलिटी 143, 1,10,000, आईटीसी कितना है 1,3, तो ये दे दो, दे दिया, ठीक है, अभी भी सरप्लस पड़ा है 33,000, अभी भी सरप्लस है ना, तो वो इंडिया को देगा, मतलब आईजी को दे देगा। तो फाइनली इसके बाद बचता है 59,127, तो आपकी आईजीएसटी लायबिलिटी बनी है 59,127। तो इसी तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करना, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 करके, ओके, और ये आप भरोगे थ्रू चलान, 59,127 का चलान बनाओ और ये आप पे करोगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, पेमेंट होने के बाद, चलान के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये तीनों चीजें समझा दी, होपफुली आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये पूरा चैप्टर 4 मार्क्स का एटलीस्ट वेटेज है, प्लीज प्लीज ये 4-4 मार्क करके हम काफी मार्क्स सिक्योर कर सकते, ओके। अब हम आते हैं केस स्टडी 2 पे, ये भी आप ही लोग करोगे, मैं सर हाँ बोलिए सर। सर वो पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना सर, हाँ सर क्वेश्चन देखना था मुझे एक बार। सर इसमें, ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके, अब हम आते हैं केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 देखो, ये भी आप ही लोग करो, अप्रैल 2021 की डिटेल्स मैं दे रहा हूँ, आपकी लायबिलिटी कितनी है, कितना जीएसटी कलेक्ट किया, आईजीएसटी 5, सीजीएसटी 3, एसजीएसटी 3, आपका आईटीसी कितना है वो देखो, आईटीसी आईजीएसटी 6 लाख, सीजीएसटी 60 एंड एसजीएसटी 60, बस इतने हैं आईटीसी, ओके। तो इसमें तीनों का आईटीसी है, ध्यान से करो, इंडिया के पास भी बहुत मेडिसिन आ गई इस साल। अब आपको कैलकुलेट करके मुझे देना है जीएसटी लायबिलिटी, चलो दो, सब लोग प्लीज ट्राई करो, बैठे मत रहो, सोते मत रहो, कम ऑन डू इट।
बहुत इजी से मैं चैट पे भी दे सकता हूँ आंसर। सर CGST 1,90,000, SGST 1,90,000 वेरी लाइबिलिटी। गुड। सेम सर। 190 ओके ओके, ट्राई करो। हमेशा मैं बोलता हूँ 50-50 ही देना अगर आईजी का हो, ताकि एग्जाम में भी यूनिफॉर्मिटी रहे। 190 किसी ने चैट पे आंसर नहीं दिया, दो जन ने 190। सीजीएसटी 190, एसजीएसटी 190। परफेक्ट, चलो आंसर सही। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये देखो, पहली वर्किंग नोट 1, प्लीज एग्जाम में ऐसे करना सर। वर्किंग नोट 1, जीएसटी लायबिलिटी और आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, ये वर्किंग नोट 1 हो गई। वर्किंग नोट 2 आपका आईटी से कितना है, ये वर्किंग नोट 2 हो गया। वर्किंग नोट 3 आप सॉल्व करना। ओके, फर्स्ट स्टेप 1 क्या है, आईजीएसटी आईटीसी पहले इंडिया का देखोगे, इंडिया पहले इंडिया को ही देखेगा। ओके, तो ये देखो कुछ बचा तो पहले चाइना श्रीलंका को देगा। तो ये देखो कितनी लायबिलिटी, आईजीएसटी 5 लाख, 3 लाख, 3 लाख। ये आईजीएसटी आईटीसी यूटिलाइज होगी पहले इंडिया को ही देगा। सो लायबिलिटी है 5 लाख, आईटीसी 6 लाख, 6 में से 5 दे देते। यदि 1 लाख की आईटीसी पड़ी है, अभी इंडिया डोनेशन वाला, तो पहले आईजीएसटी आईटीसी 0 करो। तो जो भी 1 लाख बचा उसमें से 50,000 दे दो सीजीएसटी को एंड 50,000 दे दो। हमेशा आप एनी ऑर्डर बोले, आप कुछ भी कर सकते हो, 80-20 भी कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बट प्लीज 50-50 करो, इजी हो जाएगा। तो ये दे दो। अभी भी लायबिलिटी है सीजीएसटी 250, एसजीएसटी 250। अब इंडिया का आईटीसी 0 हो गया, अब टेंशन खत्म। अब हम स्टेप 2 पे जाएंगे, चाइना का आईटीसी देखो कितना, आईटीसी 60,000। ठीक है, तो लायबिलिटी है 2,50,000, तो 60 दे दो पूरे की पूरी, अभी भी लायबिलिटी बचेगी 190। ठीक है, अब आते हैं श्रीलंका का आईटीसी कितना है, 60,000, ये दे दिए 60 यहाँ पे। अब श्रीलंका का आईटीसी कितना है, 60,000, लायबिलिटी है 2,50,000, तो 60 तो दो, अभी भी 190 बच गया। सो फाइनली आंसर क्या आया, आपको भरना होगा 1,90,000 सीजी, 1,90,000 एस। ओके, सो ये सिनेरियो हो चुका है यहाँ। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना। हाँ, ये वाली चीज मत लिखो, स्टेप वाला मत लिखना, ये आईजीएसटी आईटीसी अगेन आईजीए वो सब मत लिखना। बाकी वर्किंग नोट 1, 2 एंड 3 इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम। ओके, ये 190 आप पे करोगे थ्रू चालान एंड बाद में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा। करेक्ट है, तो ये हमारी 2 केस स्टडी हुई। किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। अब हम आते हैं केस स्टडी 3, ये एक इंटरेस्टिंग है, सुनो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। जुलाई 2021 की मैं डिटेल्स दी। मेरी जीएसटी लायबिलिटी कितने, आईजीएसटी 5 लाख, सीजीएसटी 2 लाख, एसजीएसटी 2 लाख। मेरा आईटीसी कितना है वो देख लो, आईटीसी है, आईजीएसटी 6 लाख, सीजीएसटी खाली 10,000, एसजीएसटी 10,000, और मेरे पास ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईजीएसटी का 10,000। अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है जीएसटी लायबिलिटी। समझे आपको, अब आपको कैलकुलेट करना है जीएसटी लायबिलिटी। अब इसमें क्या ट्विस्ट है, खाली एक चीज है, ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, बाकी कुछ भी नहीं है सर। ओके, आपको मुझे बता सकते हैं यहाँ पे करना क्या होगा, मतलब ऐसे ही, इफ यू कैन अनम्यूट एंड से तो बताना चाहेगा क्या ट्विस्ट एंड टर्न क्या है इसमें। ओपनिंग है, आप इसको कैसे शुरुआत कर सकते हैं। सर ओपनिंग का 5,000 अपन सीजीएसटी की लायबिलिटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी में सेलेक्ट कर देंगे। अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं होती तो आपका पॉइंट सही था, बट आईजीएसटी 5 लाख की लायबिलिटी खड़ी है सर, तो भी ऐसा करना चाहिए।
नहीं सर, आईजीएसटी में लेना चाहिए उसको करंट ठीक। मतलब। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ कैसे होता है। सी ये कुछ भी दम नहीं, कुछ भी दम नहीं है समझना। प्लीज सुनो कैसे करना है। देखो वर्किंग नोट 1 तो सेम ही है। कितना है आपकी जीएसटी लायबिलिटी? 5 लाख, 2 लाख, 10, 2 लाख। लायबिलिटी तो फिक्स है। अब देखो आईटीसी कैसे करना। जो भी आपका ओपनिंग आईटीसी था 10,000, एड करंट मंथ आईटीसी और ये आपका टोटल आईटीसी। मतलब आपका वर्किंग नोट 2 में आपको सिर्फ ये टोटल करना है और कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये 10,000 और ये 6 लाख आईजी में ऐड किया और 6 लाख 10। अब आपको आ गया 6 लाख 10 आईजीएसटी आईटीसी, 10,000 सीजीएसटी आईटीसी है, 10,000 एसजीएसटी आईटीसी है। अब नॉर्मल सम की तरह सॉल्व कर बस। तो जो भी ओपनिंग होता है वो आपको से वर्किंग नोट 2 में उसका टोटल करना है, ओपनिंग प्लस करंट बस। और कुछ भी नहीं करना था सम, और कुछ भी नहीं करना था सम, सिर्फ ये था, सिर्फ ये था। तो एग्जाम में आपकी बुक में भी ऐसे सम्स है। अगर आप चेक करोगे बाद में कभी भी तो आपकी बुक में भी ओपनिंग वाला है, तो डर मत जाना, खाली ऐड करना। अब स्टेप 3 सेम है। क्या है स्टेप 3? पहले आईजीएसटी आईटीसी जीरो करो, तो लायबिलिटी है 5 लाख, आईटीसी 6 लाख 10, तो पूरा दे दो। अब आईजीएसटी की लायबिलिटी खत्म हो गई, अभी भी 1,10,000 का आईटीसी पड़ा है। ये आप लोग दे सकते हो सीजी एंड एससी को 55,055 बराबर है। अब हो गया आपकी फाइनली 1,45,000 सीजी है, 1,45,000 एससी है, अभी भी पड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। सीजीएसटी आईटीसी 10,000 है, लायबिलिटी 1,45,000, तो दे दो उतना। अभी भी 1,35,000 की लायबिलिटी पड़ी। ठीक है, सेम वे एसजीएसटी लायबिलिटी 145, आईटीसी 10,000, वो भी दे दो। अब फाइनली आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 1,35,000 सीजी भरना है, 1,35,000 एसजी भरना है। ये हो गया। ये आपको पे करना है थ्रू चालान, और ये चालान पेमेंट के बाद चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। तो देखो कुछ दम नहीं था, खाली आपने ओपनिंग आईटीसी ऐड किया, बाकी वही है, बाकी वही है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वर्किंग नोट्स बनाने, बाकी तो ये ओरली भी हो सकता है। समझ गए? तो ये हमारा केस स्टडी नंबर 3 था। अब फाइनल केस स्टडी 4 बहुत इजी है, बट आप लोग सिली मिस्टेक करोगे, तो ये मैं चैलेंज, सब लोग सिली मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कोशिश करो कि मिस्टेक ना हो। प्लीज सब लोग ट्राई करें। ठीक है, मैं आपको फेब 21 की सेल्स डिटेल्स दे रहा हूँ। फेब 21 देखो, आपने जीएसटी कितना कलेक्ट किया? आईजी 10 लाख, सीजी 1 लाख, एसजी 1 लाख, ये आपने कलेक्ट किया। आपका आईटीसी कितना है वो, सीजीएसटी 750, एसजीएसटी 750। समझ गए? तो अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है जीएसटी लायबिलिटी। अब यहाँ पे सब लोग आंसर प्रॉपर देते, लेकिन आईजी है, सीजी है, एसजी है, वो नहीं बता पाते, तो वो मुझे सही। चलो ट्राई करो सब लोग, 2 मिनट देता। सर 1,50,000 1,50,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी बचेगी। क्या कहा सर? समझा नहीं मुझे, सॉरी, वापस में रिपीट करोगे? 1,50,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की आईटीसी बचेगी। गलत सर, वापस देखो। मैंने पहले ही कहा सब लोग आंसर राइट देंगे, बट आईजीसीटी एसजी में गड़बड़ करेंगे। सर बोलिए सर। आईजीएसटी 4.5 लाख रुपए पेबल आएगा, सीजीएसटी और सीजीएसटी में बस क्रेडिट रहेगा 6.5 लाख रुपया। गलत सर, वापस करें, ध्यान से करो। 6.5 सर 3.5 लाख रुपए आईजीएसटी में पेबल आएगा। सॉरी नहीं सर, आप ध्यान से नहीं कर रहे हो, वापस देखो। बहुत सिंपल, आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो अपनी माइंड। सर एसजीएसटी 1 लाख पेबल है, उसके वो आईटीसी के सामने एसजीएसटी का एडजस्ट किया तो बचा 6.5 लाख। सीजीएसटी 1 लाख पेबल है, 7.5 लाख रुपया पेबल है आपके पास, सॉरी क्रेडिट है। तो मैं बताता सीजीएसटी हूँ, रुको 2 मिनट।
सर हेलो या मैडम, सर, ये CGST और SGST में मतलब 1,50,000 रहेगा क्रेडिट? देखते हैं मैडम, हाँ, लेट अस सी। सर ने भी पहले वही आंसर कहा था, देखते से यहाँ पे पहले ही मैंने कहा था सिली मिस्टेक होगा, सब लोग ने वही तो- सिली मिस्टेक की है। SGST का क्रेडिट 3 लाख है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बिकॉज तो यहाँ पे वो 50% वाला नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ, एक ही मिनट और, एक ही मिनट और मैं बताता हूँ, बाकी सब लोग ट्राई करें इसलिए मैं रुका। यस सर, SGST में 3 लाख बचेगा। वेरी गुड, सही बात, सही आंसर। यस सर। सेम सर 3 लाख। वेरी गुड, चलो अब मैं इसका आंसर देता हूँ। जिन्होंने भी सिली मिस्टेक की, इट्स अ मिस्टेक नॉट अ क्राइम, सो डू नॉट वरी, सीख लो इससे। ये देखो पहला क्या है, ये आपकी लायबिलिटी IGST 10, CG, NSG, तो ये इंडिया चाइना वाला बराबर है। अब ITC देखो, तो कॉमन सेंस लगाओ, आपकी लायबिलिटी है 12 लाख रुपीज, अगर आप टोटल करो, इनपुट टैक्स क्रेडिट है 50 लाख, तो 3 लाख रिफंड तो आना ही आना। इतना तो कॉमन सेंस है कि 12 लाख की लायबिलिटी है, 15 लाख रिफंड है, तो 3,000 तो रिफंड ही आना, वो तो ठीक है। अब कैसे करना है बोलो। स्टेप 1 मैंने आपसे क्या कहा कि इंडिया का स्टॉक जीरो करो, मतलब IGST ITC जीरो करो, है क्या? है ही नहीं, तो स्टेप 1 आउट ऑफ पिक्चर हो गया। स्टेप 2 पे, स्टेप 2 क्या कहा था, अब चाइना का ITC जीरो करो। मैंने क्या कहा था स्टेप 2, अब चाइना का ITC जीरो करो, मतलब क्या, CGST ITC जीरो करो। तो पहला चाइना चाइना को ही देगा, मतलब CGST ITC CG के सामने जाएगा, तो आपकी ITC है कितनी, 7 लाख। चाइना को चाहिए कितना, सिर्फ 1 लाख, तो दे दो ना 1 लाख। अभी भी 6 लाख 50 ITC पड़ा हुआ है चाइना के पास। अब वो पूरा 6 लाख 50 वो इंडिया को दे देगा, मतलब जब तक CGST ITC जीरो नहीं होता आप श्रीलंका के पास मत जाना, ये मैंने कहा था स्टेप 2। तो ये पूरा 650 उसने इंडिया को दी, मतलब IG को। तो अब सिनारियो हो गया कि IGST अभी भी 3.5 लाख भरना है, CGST जीरो। ठीक है, अब स्टेप 3 पे आइए, SGST ITC किसको यूटिलाइज कीजिए, अगेंस्ट SGST लायबिलिटी। श्रीलंका को देगा ना, तो लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख। ITC कितना है, 7 लाख 50, तो 1 लाख दे दो। अभी भी 6 लाख 50 का बचा हुआ, अभी भी SGST 6 लाख 50 है, उसमें से 3 लाख 50 वो दे देगा किसको, इंडिया को, मतलब IGST बराबर। सो फाइनली आपका अभी भी श्रीलंका मतलब SGST रिफंड खड़ा है, SGST का ITC अभी भी 3 लाख खड़ा है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा इन सब्सिक्वेंट, ये कैरी फॉरवर्ड होगा इन सब। पेएबल का क्वेश्चन आ ही कैसे सकता है, मैं सोच रहा हूँ, जब 12 लाख की लायबिलिटी है, 15 लाख का ITC है, तो पेएबल हो ही नहीं सकती, ये रिफंड ही है। बस गड़बड़ होती है कौन सा रिफंड, तो ये रिफंड आपको कैरी फॉरवर्ड करना था SGST का, जो कैरी फॉरवर्ड था 3 लाख का। समझ गए सब लोग, जिन्होंने 150 कहा वो गलत था। ये प्लीज आप लोग देखो, स्टेप 1 IGST ITC जीरो करो, स्टेप 2 CGST ITC जीरो करो, फिर स्टेप 3 पे घुसना SGST ITC। ओके, तो ये देखो मैंने कहा था आंसर सब लोग 3 लाख ही रिफंड दोगे, बट गलती करोगे कौन सा, तो यही गलती हो। ओके, तो ये हमारे 4 केस स्टडी थी, होपफुली आप लोग सबको समझ गया होगा कि कैसे होता है, करेक्ट। ठीक है, अब हम जाते हैं प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैश लायबिलिटी। ठीक है, अब हम जाते हैं प्रोविजन टू सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, इंटरेस्ट। जीएसटी में कुछ इंटरेस्ट भरना पड़ता है, उसके बारे में डिस्कशन शुरू करें। इंटरेस्ट ऑन नेट कैश लायबिलिटी, हाँ ये देखो, सपोज मैं अक्टूबर 2018 में एक गुड्स खरीद, 1 लाख प्लस 18% GST का मैंने गुड्स खरीदा, ITC 18,000,
आईटीसी कितना हो गया 18,000। अब मैंने गुड्स को सेल किया 3 लाख प्लस 18%, मतलब मेरी जीएसटी लायबिलिटी कितनी है 54,000। देखा, तो मेरी लायबिलिटी कितनी है सर 54,000, आईटीसी कितना है मेरा 18,000। तो मेरी नेट लायबिलिटी कितनी, नेट लायबिलिटी है जो मैं पे करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, वो है 36,000। ये मुझे भरना है। अब गलती क्या हुई है, देखो मेरे पास पैसे नहीं थे 36,000 का, तो जो जीएसटी रिटर्न है, जो पैसे भरने थे थ्रू जीएसटी रिटर्न, ये मैंने बाद में भरा, लेट भरा, तो मुझे इंटरेस्ट लग गया सर 18 को। अगर आप डिले करते हो तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है 18% पर एनम, इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो क्वेश्चन आता है, ये इंटरेस्ट जो 18% का मुझे कौन से पे होगा, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी मतलब 54,000 पे आएगा कि नेट टैक्स लायबिलिटी 36,000 पे आएगा आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपका क्या व्यू है, किस पे इंटरेस्ट आएगा, 54 के 36? नेट पे आएगा सर 36 सर, नेट पे। नेट पे, ओके। सी मुझे भी वही लगता था, ये कॉमन सेंस है कि नेट पे आएगा ना, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ और रूल। गवर्नमेंट पता है क्या बोल रही थी, that interest was applicable on gross tax liability। गवर्नमेंट बोलते कि आपने 3B रिटर्न भरा ही नहीं तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, जब आईटीसी मिला ही नहीं है तो काय का आपको बेनिफिट, तो इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ 54,000 पूरे पे लगेगा। ये रूल आया था प्रायर टू ऑफसेटिंग ऑफ आईटीसी। कितना गलत था, तो सब लोग गुस्सा हो गए। एवरीवन वाज फ्यूरियस कि यार क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ग्रॉस पे कैसे आ सकता है, नेट पे आना चाहिए। तब गवर्नमेंट में अक्कल आई थोड़ी, एंड एक 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, वो सब आपको काम में नहीं है। एक मीटिंग हुई थी जीएसटी की, वहां पे प्रपोजल डाला था कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% जो लग रहा है, ये लेवी होगा नेट टैक्स लायबिलिटी। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसे भरते हो उसी पे आएगा, वो भी ये इंट्रोड्यूस होगा रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब 1 जुलाई जब 2017 जब से जीएसटी आया तब से ये रूल एप्लीकेबल हो जाए। ओके, तो फाइनली आपकी आंसर सही है। पहले गवर्नमेंट ग्रॉस टैक्स पे लगाता था, बट अब आपको रियल लाइफ में भी और इंक्लूडिंग एग्जाम नेट पे ही इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली आ चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो ये आपको चिंता नहीं करनी। ओके, सो इस अमेंडमेंट के बाद क्या होगा वो देखो। ठीक है, मेरी लायबिलिटी कितनी है 54,000, मेरा आईटीसी कितना है 18,000, मेरी नेट लायबिलिटी है 36,000। सो मुझे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा सिर्फ एंड सिर्फ 36,000 पे ही, ना कि 54। ओके, तो ये सिर्फ मैंने आपको हिस्ट्री बताया कि पहले क्या था और अब क्या कर दिया है। सही है, ठीक है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं कि सपोज मेरी लायबिलिटी थी, मेरा आईटीसी था 18,000, ओके, मेरी जीएसटी कलेक्शन था सिर्फ 10,800। सो इनफैक्ट आईटीसी वाज मोर देन लायबिलिटी, ऐसा हो गया। ओके, मैंने डिले किया जीएसटी रिटर्न भरने में, पैसे तो थे बट नहीं, अभी इनफैक्ट रिफंड है बट कुछ भी रीजन से डिले हो गया। तो मेरी लायबिलिटी कितनी है सर, सिर्फ 10,800। मेरा आईटीसी ज्यादा है 18,000, तो क्या मुझे लायबिलिटी कुछ भी भरनी है, तो कैश लेजर भरना ही नहीं है, देयर इज नो लायबिलिटी एट ऑल, नील है, तो क्या मुझे इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं क्या? परफेक्ट, सुनो, इस केस में लायबिलिटी नहीं है तो जीरो पे कितना लगाओगे, जीरो ही लगेगा। तो इस केस में इंटरेस्ट भरना ही नहीं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से एक भी पैसा पे नहीं करना। सो इस केस में मुझे कोई भी लायबिलिटी लगने वाली नहीं। समझ गए आप लोग? तो ये एक सेक्शन याद रखना। फिर सेक्शन 50 ओके, सो ये एक सेक्शन था, सेक्शन 50 इंटरेस्ट, जो आपको मैंने क्लियर कर। अब हम आते हैं फाइनल लेट फीस। एक सेक्शन है लेट फीस, कि अगर आपने जीएसटी रिटर्न डिले फाइल किया तो कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ अमेंडमेंट है, बट आपके पास दिसंबर का अमेंडमेंट है क्या एग्जाम? मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिसंबर में क्या अमेंडमेंट एप्लीकेबल होने वाला है, ऐसा कोई भी पीडीएफ या कुछ है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आ चुका है बट आपको एप्लीकेबल है कि नहीं वो मुझे पता है।
तो रिंकू मैडम या कोई भी हो जिनको पता हो कि ऐसा कोई अमेंडमेंट पीडीएफ कुछ अवेलेबल हो या आप ओपन करके मुझे दे सकते हो, तो मैं उस पर काम करके आपको नया वाला भी सिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी तो पुराना वाला ही सिखाऊंगा क्योंकि आपको जून वाले में जो एप्लीकेबल था वो मैं सिखा रहा हूँ। सुनो, लेट फीस क्या था? देखो, से आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी। अब मैंने जीएसटी रिटर्न डिले किया, जीएसटीआर 1 भी लेट भरा, जीएसटीआर 3 भी एक रिटर्न है, ये दोनों जीएसटीआर 1 एंड 3 भी दो रिटर्न है, ये मैंने डिले किया, तो गवर्नमेंट माफ करेगा? नहीं, लेट फीस लेगा, लेट फीस लेगा। अब लेट फीस कितनी होती है वो सुन, कि अगर मेरी लायबिलिटी नील है, मतलब कुछ लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, मतलब मेरी आईटीसी ज्यादा है, तो भी लेट फी लगी। देखो, इंटरेस्ट नहीं लगेगा बट लेट फी तो लगती लगती है। तो लेट फी कितनी लगेगी पर डे? 10 रुपए सीजीएसटी, 10 रुपए एसजीएसटी पर डे। 10 दिन डिले किया तो 10 into 10 वैसा कर, पर डे 10 रुपए लगे। बट कुछ तो मैक्सिमम लिमिट होगी, तो मैक्सिमम लिमिट इज 5000 सीजीएसटी, 5000 एसजीएसटी। ये आ गई। ठीक है, तो अगर आपने नील रिटर्न भरा है, मतलब आपकी नील रिटर्न मतलब कोई भी आईटीसी है, ज्यादा लायबिलिटी कुछ है नहीं, तो ये हो। लेकिन आपका अदर देन नील रिटर्न है, मतलब आपकी लायबिलिटी है, आईटीसी है, सब कुछ है, तो आपकी लेट फी ज्यादा होगी क्योंकि आपने पैसा डिले भरा है सब कुछ। तो 25 रुपीज सीजीएसटी, 25 रुपीज एसजीएसटी, कितना हो जाएगा? यहाँ भी सेम ही है, मैक्सिमम लेट फी 10,000 रुपए, 5000 सीजीएसटी, 5000 एसजीएसटी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ये जो भी मैं सिखा रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, बाकी कुछ समझ गया आपको? तो ये आपका क्या था? लेट फीस अंडर सेक्शन 47। ये तो हमने पहले समझा कि कैसे करते हैं लेजर्स, फिर इंटरेस्ट सीखा, अब लेट फीस सीख लिया। अब एक एडवांस क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। 1 सेकेंड। हाँ, ये देखो, उसके पहले यहाँ पे जाते हैं। ये रिफंड फॉर जीएसटी पेमेंट, मतलब मैंने गलत हेड में भर दिया तो क्या होगा? प्रायर टू ऑफसेटिंग अगेंस्ट लायबिलिटी। मैं समझाता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये देखो, हमारा पॉइंट क्या है वो देखो। सपोज मैंने गुड्स सप्लाई की है 6 लाख प्लस 1,08,000 आईजीएसटी की लायबिलिटी है। ये देखो, मैं महाराष्ट्र का हूँ, ये बंदा दिल्ली का है, मैंने गुड्स सप्लाई की, मैंने 1,08,000 का आईजीएसटी कलेक्ट किया, बट हुआ क्या? आई वॉज लायबल टू पे आईजीएसटी। गलती से मैंने सीजीएसटी 54 भर दिया, एसजीएसटी 54 भर दिया, गलती हो गई, क्राइम नहीं किया। ओके, अब मैंने जीएसटी 3 भी रिटर्न अब तक नहीं भरा, सिर्फ पेमेंट चालान बना के भर दिया, बट जीएसटी रिटर्न भरना बाकी है। ठीक है, ये जो भी गलती हुई थी, मैंने जीएसटी 3 भी रिटर्न भरने से पहले ही मुझे फाइंड आउट हो। ओके, अमाउंट इज नॉट येट ऑफसेट। क्या मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है? क्या किसी को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज है? कोई बता सकता है? जो प्रैक्टिकली जॉब करता है उसको पता हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई बता सकता है क्या करना चाहिए? आप लोगों ने गलती से आईजी की जगह सीजी, देखो तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? PMT09 करके एक फॉर्म है जो इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या नाम है फॉर्म का? PMT09। प्लीज ये भी याद रखना, एग्जाम में है। फॉर्म नेम इज PMT मतलब पेमेंट 09। इसको आप फाइल करके ये ऑफसेट चेंज कर सकते हो। ये देखो कैसे कैसे करना है वो देखो। देखो, आपको सर्विसेज में लेजर में कैश लेजर में जाना है। कैश लेजर के अंदर सेकंड देख रहे हो, फाइल PMT09, ये आप फाइल करो। गलती से आपने सीजी एंड एसजी भर दिया, यहाँ दिख रहा है 54 भरना क्या था? आईजीएसटी भरना था 1 लाख के, आप लोगों ने 54 सीजी एसजी भर दिया, राइट? तो अब आप इसको चेंज करो। देखो कहाँ पे है पैसा? सीजी में 54,000 है, टैक्स अमाउंट बराबर। कहाँ ट्रांसफर करना है? आईजीएसटी के टैक्स अमाउंट में 54, तो ये कर सकते हो। देखो कर दिया, सिर्फ जैसे करोगे ट्रांसफर हो जाएगा। दिख रहा है आपको? सीजी से आईजी में चला गया। सेम वे एसजी में भी 54,000 पड़ा है टैक्स के हेड में,
ये कहाँ ट्रांसफर करना है, आईजी के टैक्स के हेड में 54,000, तो इसको भी सेव कर दो। करेक्ट, ये देखो दोनों आ जाएगा, आपको दिख रहा है, ये ट्रांसफर कर सकते हो आप लोग, मतलब कैश लेजर का पैसा घुमा सकते हो, कैश लेजर का, सीजी का, एसजी का, आईजी, सब जगह ये घूम सकता है, और आप इसको फाइल कर दो। जैसे फाइल करोगे ये सही लेजर में पैसा चला जाएगा, समझे? तो ये एक ऑप्शन है जो आपको ध्यान देना है, प्लीज समझो। PMT09 आपको रियल लाइफ में, जॉब में, कंसल्टेंसी, सब में बहुत मदद करेगी, ठीक है। PMT09 का एक और एक एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल मेरी नेट जीएसटी लायबिलिटी है SGST 50, CGST 50, इंटरेस्ट भरना है SGST 3000, CGST 3000, लेट फी भरना है आपको SGST 1, CGST 1। तो इस तरीके से 3 अलग चीजें पे करनी है, करेक्ट है। अब मेरे को बहुत अर्जेंसी थी, तो मैंने पूरा का पूरा गलती से क्या कर दिया, पूरा 54,000 मैंने टैक्स की लहर में ही भर दिया, पूरा 54,000, मतलब SGST 54, CGST 54, ये पूरा टैक्स की हेड में भर गया, इंटरेस्ट लेट फी में कुछ नहीं। अब क्या करूंगा, पूरा चालान सिर्फ टैक्स में ही भर गया। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? यस, PMT09 से ये भी चेंज कर सकते हैं, ये भी चेंज कर सकते हैं चालान में। तो देखो चेंज कैसे करना है ये भी देखो, सेम ही है। लेजर में जाओ, कैश लेजर में जाओ, PMT09 में जाओ, PMT देखो यहाँ पे 54,000 है, पूरा टैक्स में ही भर दिया ना, भरना था सेपरेट सेपरेट, मैंने पूरा टैक्स में ही भर दिया। मुझे क्या करना था, इंटरेस्ट में 3,000 था, लेट फी में 1,000 करना था, वैसे करना। तो अब मैं इसको चेंज करता हूँ, तो सीजी के पूरे टैक्स हेड में 54 है, मुझे ये ट्रांसफर करना है सीजी में ही, लेकिन इंटरेस्ट में 3,000 करना है, राइट? तो वहां पे कर देता हूँ 3,000। लेट फी में 1,000 करना है, तो वहां पे कर देता हूँ 1,000, सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो चेंज हो जाएगा, तो ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। सेम वे SGST में गलती से पूरा क्या कर दिया था, टैक्स में 54 भर दिया था, मुझे क्या करना था, SGST के इंटरेस्ट में डालना था, तो वहां पे 3,000, लेट फी कितनी थी 1,000, तो वहां पे 1,000, ऐसे करके सेव कर देता हूँ, खत्म हो गई बात। अब इसको आप प्रोसीड टू फाइल करो, इसको अपलोड कर दो, ताकि आपका ये भी मिस्टेक रेक्टिफाई देखो हो गई, अपलोड होने के बाद हो गया, पहले से नहीं हो, समझे? तो ये सारी मिस्टेक आप लोग चेंज कर सकते हो, गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है आपको, एग्जाम में ये एप्लीकेबल है। PMT09 समझ गए? अब आता है सेकंड पॉइंट कि सपोज So, in that interest tax and fees, first we have to pay what? So, means in income tax, first we have to pay fees, then interest, then tax. अगर कैश लेजर में 5,000 ही है सर, and fees is 1,000, interest is 2,000 and tax liability is something 10,000. तो first क्या पे करेंगे? मैडम देखो ये चीज मैं आपको समझाता हूँ, देखो 1 सेकंड। अब कैश लेजर जो है ना मैडम, वो भी ऐसे ही है, सेग्रीगेटेड, टैक्स वाइज, इंटरेस्ट वाइज, लेट फी वाइज। तो अगर आपके 5,000 पड़ा है, तो वो भी कुछ उसी हिसाब से होना चाहिए कि टैक्स में 2,000 है, इंटरेस्ट में 1,000। अगर से आपका पूरा 5,000 टैक्स में ही पड़ा है, तो आप पहले टैक्स को पे करो, उसके बाद इंटरेस्ट को पे करो, और उसके बाद लेट फी को पे करो। बट जब तक आप तीनों पे नहीं करते मैडम, वो आपको बढ़ने ही नहीं देते। Okay, so even if inspired you utilize first your tax payment, unless and until you pay interest and late fee, you will not be allowed to file return. आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। Okay, चलो, good question. अब आता है next, refund for GST after offsetting against liability। मतलब क्या, ये सुनो। अब देखो इस बार कुछ अलग है, सॉरी 1 सेकंड, मैं इसको जरा कर लेता हूँ चेंज। ये देखो, सपोज ये एक मैडम आर्किटेक्ट है, इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी, ये सर को, दोनों ही महाराष्ट्र के, सप्लायर भी महाराष्ट्र का है, रिसिपिएंट भी महाराष्ट्र का है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे देनी,
इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे? दिल्ली में, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको पता होना चाहिए एज पर सेक्शन 12 आईजीएसटी एक्ट का है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब दिल्ली। तो इस पे आईजीएसटी लगना चाहिए था। क्या लगना चाहिए था? आईजीएसटी, क्योंकि प्रॉपर्टी दिल्ली में, लेकिन मैडम ने रॉन्गली सीजीएनएससी भर दिया, गलती हो गई, ठीक है। एंड इस मैडम ने जीएसटी 3B रिटर्न भी गलत भर दिया एंड अपलोड कर दिया। सो ये जो लायबिलिटी थी वो भी ऑफसेट हो चुकी है, इनकरेक्ट अमाउंट इज ऑलरेडी ऑफसेट इन 3B, ये हो गया। समझा आप लोग क्या हुआ? मैंने जो पीएमटी 09 बताया उसमें क्या था? 3B रिटर्न भरना बाकी था, इसमें भर चुके हो आप, अब क्या करोगे? पीएमटी 09 प्रायर टू ऑफसेटिंग ही अलाउड है, आफ्टर ऑफसेटिंग आप पीएमटी 09 को नहीं भर सकते हो। तो अब सॉल्यूशन क्या? ऐसा भी होता है, तो इसका सॉल्यूशन है, बट इसका सॉल्यूशन इतना यूजफुल नहीं है। वो रियल लाइफ में कैसे होता है ये देखो। अब इन्होंने जो गलती से सीजीएसटी भर दिया वो ठीक है, गवर्नमेंट बोलती कि जो गलत टैक्स भरा वो ठीक है, अब आप सही टैक्स वापस भरो। क्या बोल रहे हैं? वापस आईजीएसटी भरो, यस, एंड जो गलत टैक्स भरा ना उसका रिफंड दे। तो मैडम को जो सीजीएसटी भरा वो तो ठीक है, अब वापस आईजीएसटी भरना होगा, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, एंड बाद में जो गलत टैक्स भरा सीजीएसटी उसका रिफंड क्लेम करना होगा। 1 सेकेंड ना, उसका रिफंड क्लेम करना होगा। तो ये देखो, तो मैडम को क्या करना होगा? जो गलत टैक्स भरा अब वापस सही टैक्स भरना है दूसरी बार, एंड बाद में इसको रिफंड क्लेम करना। ये देखो, ये पहले आपको पे करना होगा आईजीएसटी, ये आपका आईजीएसटी 50 जो भी आपका अमाउंट है 1,08,000 ये दूसरी बार भरना होगा, ठीक है। आपको जनरेट चालान करना होगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा? रिफंड क्लेम करना होगा। और अब आपको रिफंड में कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है। पहले आपने जो गलत चालान भरा वो सबमिट करो, जो सही चालान भरा वो सबमिट करो, टैक्स इनवॉइस सबमिट करो, एंड डिक्लेरेशन देना होगा उस रिसिपिएंट का कि उसने गलत का आईटीसी नहीं ले लिया ना, वो देना होगा। तो ये सारी चीजें करनी होगी, और रिफंड जल्दी नहीं आता, काफी बार नहीं आता। सो प्लीज आप लोग को मैं एडवाइस कर रहा हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर ये आपको रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। गलत टैक्स भर दिया तो क्राइम है, सच्ची बोल रहा हूँ। समझे क्यों मैं बता रहा हूँ? इस रीजन से बता रहा हूँ। क्या किसी को भी डाउट है? तो बोलेगा किसी को डाउट? हेलो हाँ सर। सर, ये भी वो पीएमटी 9 के थ्रू भेजे या फिर किसी और फॉर्म है इसके लिए? नहीं, रिफंड का अलग से आपको एप्लीकेशन करना होगा। पीएमटी 09 तभी हो सकता है अगर आपने 3B नहीं भरा, 3B भर दिया है तो पीएमटी 09 नहीं हो सकता। फिर एप्लीकेशन कहाँ करना है? हाँ? एप्लीकेशन कहाँ करना है फिर उसके? पोर्टल पे रिफंड का एप्लीकेशन दिख रहा है यहाँ करके, वहाँ पे। ओके ओके सर वो टेक्सटाइल का जैसे रिफंड लेते वैसे ही ना पूरा एप्लीकेशन करना पड़ता है? हाँ सही से। एक रिफंड चैप्टर आएगा ना, वहाँ पे मैं वापस बताऊंगा इस चीज को, ताकि आपको और अच्छे से समझे। सर स्लाइड नंबर 46 सर स्लाइड नंबर 46 दिखाओ एक बार वापस। ये इसके चीजें पहले आपको हाँ सबमिट आएगी। करना। हाँ सर एक मिनट। गलत चालान जो भरा वो सबमिट करना। अगर वो करेक्ट टैक्स इनवॉइस वो मतलब प्रूफ कि यही करेक्ट था और दूसरा गलत था इसलिए। हाँ, मतलब अब आपको आईजीएसटी वाला इनवॉइस सबमिट करना होगा जो सही वाला था। ठीक है, तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर पहला, अगर आपने गलत टैक्स भरा और जीएसटी 3B या DRC 03 करके जो चीज है ऑफसेट नहीं किया, ठीक है, तो प्रायर टू ऑफसेटिंग आपको मिस्टेक रियलाइज हो चुकी तो आपको पीएमटी 09 भरना है।
करेक्ट हेड में जो पैसा है उसको ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन 3B भर दिया, ऑफसेट हो चुका, तो आपको सही टैक्स वापस भरना है एंड गलत टैक्स का रिफंड क्लेम करना होगा। तो प्लीज चीजें ध्यान रखो, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर फाइनली खत्म होता है। ठीक है, तो हमने 3 लेक्चर इसमें इन्वेस्ट किए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में। पहले बेसिक समझा, फिर अब फिर कैपिटल गुड समझा, फिर अब पेमेंट ऑफ टैक्स कौन सा किसके सामने एडजस्ट होता है वो भी सीख लिया। ओके, ठीक है। अब मैं एक स्मॉल चैप्टर पे आपको लेके जाता हूँ, टीडीएस करके एक स्वीट सा चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। टीडीएस, जीएसटी में भी एक है टीडीएस, उसके बारे में पढ़ते हैं। वन सेकेंड। ये अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर टीडीएस, एक हाफ एन आवर का चैप्टर है, स्वीट सा चैप्टर है, मजा आएगा होपफुली सबको। टीडीएस इन जीएसटी लॉ, ये देखो दो चीज है कि ये टीडीएस चाहिए था क्यों, और इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग केस स्टडी, ये सब हम अभी कवर करेंगे, हाफ एन आवर में हो जाएगा। ओके, तो पहले समझो टीडीएस आया कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 51। प्लीज ये सारे सेक्शन याद रखने, इंपॉर्टेंट वन याद रखना। टीडीएस इन जीएसटी लॉ, ये देखो सपोज एक सप्लायर, कोई भी हो सकता है सप्लायर, मैं हो सकता हूँ, कंपनी हो सकती है, फॉर्म एनी पर्सन, सप्लायर कोई भी हो सकता है, लेकिन रिसिपेंट वो सर्विस किसको दे रहा है, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, किसी लोकल अथॉरिटी को दे रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी को दे रहा है, पीएसयू को दे रहा है, या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 51% होल्डिंग गवर्नमेंट, जिसमें 51% होल्डिंग गवर्नमेंट, ये सच पर्सन एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब क्या, सर्विस इन शॉर्ट किसको मिल रही है, रिसिपेंट कौन है, गवर्नमेंट ही है। ध्यान से देखो रिसिपेंट, ध्यान से देखो कौन है, गवर्नमेंट। सप्लायर कोई भी होने दो, सर्विस या गुड्स किसको मिल रहे हैं, गवर्नमेंट को, इन शॉर्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है से 10 लाख रुपए, जीएसटी छोड़ के एक्सक्लूडिंग जीएसटी लिखा है, मतलब नेट वैल्यू है 10 लाख। कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है, या दोनों का भी हो सकता है। अरे अब 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, तो रिसिपेंट ने 10 लाख रुपीस दिए, बट देने से पहले 10 लाख रुपीस देने से पहले वो 2% टीडीएस डिडक्ट करेगा। ये इनकम टैक्स टीडीएस नहीं है, वो अलग है, वो भी डिडक्ट होगा, बट वो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। 2% गवर्नमेंट 2% टीडीएस डिडक्ट करके जीएसटी पे करेगा। क्या बोला मैं, recipient shall deduct 2% TDS and pay it to the GST department. तो 10 लाख का 20,000 पे होगा जीएसटी डिपार्टमेंट को, एंड मुझे सिर्फ 9,80,000 प्लस जीएसटी ही मिलेगा। ओके, एंड ये जीएसटी टीडीएस इट इज सेपरेट। इनकम टैक्स वाला जो 2% डिडक्ट होगा वो अलग बात है, ये जीएसटी वाला 2% टीडीएस। समझ गए? तो इस तरीके से होता है, कैसे होता है, क्या होता है, मैं डिटेल में समझाऊंगा। ओके, जस्ट वन सेकेंड। सपोज मैं सप्लायर हूँ, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, रिसिपेंट कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक मतलब पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट ही चलाती है ना। तो सर्विस किसको मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट है 12 लाख रुपए, कॉन्ट्रैक्ट है 12 लाख, कोई भी हो सकता है, जगह मैंने भाड़े पे दी मतलब रेंटल, साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट है, हाउस कीपिंग, या सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट है, या सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट है, एएमसी। ओके, अब एसबीआई को 12 लाख रुपए देने मुझे, एसबीआई पूरा 12 लाख देगा नहीं, फर्स्ट वो 2% जीएसटी टीडीएस डिडक्ट करके जीएसटी डिपार्टमेंट में पे करे 24,000, एंड बाद में मुझे सिर्फ 11,76,000 प्लस जो भी जीएसटी आता है वो मिल जाए। इस तरीके से होता है। थोड़ा थोड़ा समझे, आपके माइंड में सीड प्लांट किया है आप तक, अभी मैं उसको डिटेल में कवर करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये लोग सब कंप्लेन कर रहे हैं मोदी जी कि गवर्नमेंट ये कैसा लॉ बनाया। ठीक है, सबका 2-2% आप पैसा खा रहे हो, 2% गवर्नमेंट को भरवा रहे हो। सपोज 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है,
तो सिर्फ मुझे 2,94,000 मिलेगा। मेरा तो 2% का लॉस हो गया ना सर। बात तो सही है ना, बात तो सही है ना। हाँ, हमारा, मैं क्या बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को कि मेरा तो सर 6,000 रुपए का लॉस हो गया। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है वो सर, गवर्नमेंट कहती है कि कोई लॉस नहीं हुआ है, जो भी 2% डिडक्ट हुआ है वो रिफंड मिल रहा है। कैसे मिलता है वो सुनो, कैसे मिलता है, मैं पूछ रहा हूँ कैसे मिलता है रिफंड। देखो गवर्नमेंट समझा रही है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया एसबीआई के साथ, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया एसबीआई के साथ 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। अब एसबीआई क्या करेगी, 2% टीडीएस डिडक्ट करेगी 3 लाख का, 6,000 दे दिया गवर्नमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट। अब ये जो 2,94,000 था वो पे किया। अब ये 6,000 जो जीएसटी में पे हुआ, ये गवर्नमेंट रिफंड दे देगी सप्लायर को, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वापस दे देती। ये देखो कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा वापस आ जाए। कंपनी के कौन से लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा वापस आ जाए। समझे, ये ऐसे वर्क होता है। एक समझ गए आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मतलब सपोज आपने मुझे सर्विस दी, एग्जांपल मैं गवर्नमेंट, आप लोगों ने मुझे सर्विस दी, मैं आपका 2% टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दूं, और गवर्नमेंट वो 2% आपको रिफंड दे देगा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, नहीं समझा होगा तो भी समझ जाएगा, डोंट वरी। देखो मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 2%, इज इट 2% सीजीएसटी, 2% एसजीएसटी, मतलब टोटल क्या 4% है? क्या आंसर है? तो देखो गवर्नमेंट कह रहा है कि रेट इज 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी और 2% आईजीएसटी, मतलब टोटल 2%, 1% सीजी, 1% एसजी, ऐसा होता है। ठीक है, टोटल टोटल 1% सीजी, 1% एसजी, ऐसा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर समझ गए 2%। बट सपोज मैंने आपका 2% डिडक्ट किया तो मुझे पे कब तक करना? सपोज मैंने मई मंथ में पे किया तो मुझे पे कब तक करना? तो देखो गवर्नमेंट क्या कह रहा है, दैट हमें ये पे करना है ऑन द 10th ऑफ सब्सिक्वेंट। से आप लोगों ने मुझे सर्विस दी, मैंने आपका 2% डिडक्ट किया, मई का डिडक्ट किया है जून में, तो ये मुझे पे करना है बाय 10th ऑफ जून। ओके, सपोज मैंने आपको अगस्त में टीडीएस डिडक्ट किया तो ये मुझे पे करना है 10th ऑफ सितंबर एंड सो ऑन। जब भी मैं पे करूं, सॉरी डिडक्ट करूं, उसके 10th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ मुझे पे करना है। आई रिपीट, अभी कौन सा महीना चलो, अक्टूबर। सपोज मैं आज आपका जीएसटी टीडीएस डिडक्ट करता हूं, मुझे कब तक पे करना है? 10th ऑफ नवंबर तक पे करना होगा, 10th ऑफ नवंबर तक पे करना होगा, वैसा ही होगा 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। ये पूरा याद रखो कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये हमारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार कि सपोज 10th को पे करना है, बट एक बात बताओ, सपोज 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कंपनी ए का मैंने 5,000 डिडक्ट किया, कोई एलएलपी उसका 3,000 डिडक्ट किया, कोई एक्सवाईजेड उसका 2,000 डिडक्ट किया, सबका मैंने टीडीएस किया मई में। अब मैं तो टोटल ही भरूंगा ना, हर एक का चालान थोड़ी अलग अलग भरने वाला, टोटल मैं तो 10,000 भर दूंगा। अब गवर्नमेंट सबको कैश लेजर में रिस्पेक्टिवली कैसे रिफंड देगी? आपको कैसे पता चलेगा कितना पे करना? समझे आप लोग क्वेश्चन? समझे आप लोग क्वेश्चन कि आपको कैसे पता चलेगा कितना पे करना है? अलग अलग लोगों का अलग अलग डिडक्ट हुआ, तो कैसे पे करना है ये क्वेश्चन आता है। कोई बता सकता है कैसे होगा? किसी ने किया है प्रैक्टिकली? किसी ने कभी टीडीएस वाले पे काम किया है प्रैक्टिकली? नहीं सर, नहीं किया? अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। तो देखो, एक जैसे पेमेंट करते हो ना, उसके साथ एक रिटर्न भी भरना होता है। ये देखो, you need to file GST return also. Form is GSTR 7. मतलब सपोज मैं आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूं तो मुझे एक रिटर्न भरना है, GSTR 7 डिडक्टर भरता है। कौन सा है? GSTR 7। इस GSTR 7 को भी मुझे 10 तारीख ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ तक भरना है।
इसमें मैं मेंशन करूंगा जीएसटी नंबर क्या है, कितना डिडक्ट किया है। से मैंने आपका डिडक्ट किया तो मैं आपका जीएसटी नंबर लिखूंगा, कितना जीएसटी डिडक्ट किया है वो लिखूंगा, एंड मेरे जीएसटीआर 7 से आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफंड है। ये 4 मार्क्स का चैप्टर है ये, और टीसीएस प्लीज ध्यान देना। कोई भी डाउट है तो मुझे रोक के पूछ लेना। समझे आप लोग? मैं आपका टीडीएस भी डिडक्ट करूंगा एंड मैं जीएसटीआर 7 अपलोड करूंगा, और उसके बेस के आप में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे गवर्नमेंट कंपनी के साथ ही होता है। हाँ, वो जो 7 रिसिपिएंट मैंने बताए फर्स्ट स्लाइड में, बस उन्हीं के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं हो। तो वापस दिखा सकते हो वो लिस्ट? सर एक मिनट स्लाइड दिखाना ना एक बार। कौन सी स्लाइड? फर्स्ट वन सर। फर्स्ट स्लाइड मतलब रिसिपिएंट वाली। ये देखो, सिर्फ ये 7%। अगर मैं सर्विस देता हूँ कोई भी डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को देता हूँ, बीएमसी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज को देता हूँ, पीएसयू, एसबीआई, बीओआई को देता हूँ, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 51% होल्डिंग गवर्नमेंट का है, मतलब गवर्नमेंट ही चला रही है, या सच पर्सन जो गवर्नमेंट बाद में नोटिफाई करेगी, अभी तो नोटिफाइड नहीं है, तो सिर्फ इन्हीं केस में टीडीएस डिडक्ट करेंगे ये वाले लोग। अगर मैं आपको सर्विस देता हूँ तो टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि हम लोग नॉन गवर्नमेंट। समझे? तो सिर्फ ये 7 लोग ही टीडीएस डिडक्ट करेंगे, बाकी कोई नहीं करने वाला। आपको समझा? अभी डाउट है तो प्लीज पूछो। मैंने पहले ही बोला ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, स्वीट एंड बहुत ही स्वीट एंड स्मॉल चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 7 लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे हमारे। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो। अब ये भाई साहब पूछ रहे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है डिडक्ट करने की टीडीएस? हाँ, गवर्नमेंट पूछ रही है कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है टीडीएस डिडक्ट? 1 रुपए का भी कॉन्ट्रैक्ट है, 1 रुपए का भी कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो आंसर सुनो क्या है। टीडीएस डिडक्ट करना है कब? जब आपको और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड 2,50,000 तो ही टीडीएस डिडक्ट करना। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ो। अगर टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 के ऊपर है तो ही टीडीएस करना है, वरना नहीं करना। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख तक है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। एंड लैंग्वेज पढ़ो, टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब क्या? जीएसटी को छोड़ के नेट अमाउंट अगर आपका 2.5 लाख के ऊपर है तो डिडक्ट करना। 5,000 है, 50,000 है तो नहीं आना। 2.5 लाख 2,50,000 के ऊपर हो तो ही आने वाला। तो अभी भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए ये भाई साहब एक और क्वेरी पूछ रहे कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोलूं 2,50,000, इज इट इंक्लूडिंग जीएसटी और एक्सक्लूडिंग? से कॉन्ट्रैक्ट है 2,40,000 प्लस जीएसटी, तो नेट अमाउंट 240 है, बट अगर टोटल करोगे तो 268 हो रहा है। क्या गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करेगा? आंसर इज नो। गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा क्योंकि क्या लिखा है? इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर कॉन्ट्रैक्ट, टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2.5 लाख के ऊपर है तो ही टीडीएस होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी। सो इवन दो जीएसटी के साथ मेरा हो रहा है 2,68,000, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,40,000 हो रहा है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करेगी ही नहीं क्योंकि 2,50,000 के बिलो। ठीक है, तो देखो सिली मिस्टेक हो सकता, बाकी कुछ नहीं, बाकी इजी है ये चैप्टर। ओके, ये भाई साहब एक और क्वेरी पूछ रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे। ये देखो इंटरेस्टिंग क्वेरी, ये बोल रहे हैं कि सपोज गवर्नमेंट मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी ए के साथ, कॉन्ट्रैक्ट दोनों एग्जाम सप्लाई भी है, नॉन जीएसटी मतलब जिसपे जीएसटी नहीं लगता वो भी है, एंड 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख है, मतलब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जम्प्ट वाला, एक पैसा भी टैक्सेबल नहीं। मैं आप लोग से क्वेरी पूछ रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट मेरा 2% टीडीएस करेगी कि नहीं करेगी? आप लोग प्लीज सोच के मुझे बताइए। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जम्प्ट,
sir. नहीं करेगी, सर नहीं करेगी। No, sir. सही है। नहीं, रीजन क्या है देखो कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जम्प्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी आता ही नहीं है, तो जीएसटी टीडीएस कैसे आएगा सर? अब मैंने क्या बोला, व्हेन द टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टैक्सेबल थोड़ी एग्जम्प्ट है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस। तो 2.5 लाख हो कि 200 करोड़ हो कि 2 लाख करोड़ हो, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जम्प्ट है, तो जीएसटी नहीं है, जीएसटी टीडीएस नहीं है। समझे? अब इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से वापस पूछ रहा हूँ। ये क्वेरी पूछ रहे हैं कि सपोज मेरा कॉन्ट्रैक्ट है विद कंपनी। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ कि अब ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टैक्सेबल सप्लाई भी है और इसी कॉन्ट्रैक्ट में एग्जम सप्लाई भी है, सेम कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट है, टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख, एग्जम सप्लाई 3 लाख, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख। अब आप लोग मुझे बताइए क्या टीडीएस 5 लाख पे होगा, 2 लाख पे होगा कि होगा ही नहीं? 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं होगा सर, तो टैक्सेबल 2.5 लाख के नीचे है, टैक्सेबल सप्लाई 2.5 लाख से कम है। परफेक्ट आंसर। ये मैडम भी वही क्वेरी पूछ रहे, तो ये देखो एज पर सेक्शन 51 क्या लिखा है, वेयर द टैक्सेबल वैल्यू एक्सीड 2 लाख 50 तो होता है। तो बोला क्या एग्री कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख है, मानता हूं, बट क्या टैक्सेबल 2.5 लाख के ऊपर है? नहीं, टैक्सेबल इज ओनली 2 लाख। सो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस नहीं है, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस आ ही नहीं सकता। समझे? अब अलग तरीके से यही क्वेश्चन को मैं रिपीट करो, ये मैडम कुछ पूछ रहे हैं, फिर एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम, बट उल्टा इस बार टैक्सेबल वैल्यू 3 लाख है, एग्जाम्प्ट वैल्यू 2 लाख है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख है। अब आप लोग मुझे बताएं क्या पूरे 5 पे आएगा, 3 पे आएगा, क्या आएगा? 3 का आएगा सर। 3 lakh. वेरी गुड, आंसर सही है कि देखो वही लिखा है वेयर द टैक्सेबल वैल्यू एक्सीड 2 लाख, तो टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख 50 के ऊपर है, 3 लाख है, हेंस टीडीएस आएगा। हाँ, जो एग्जम्प्ट है नॉन जीएसटी उस पे नहीं आएगा, तो 5 पे नहीं लेकिन 3 लाख पे तो आएगा। इस 3 लाख पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाए। वेरी गुड, समझ रहे हो? तो वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हो। अब ये भाई साहब छोड़ ही नहीं रहे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये एक एग्जाम क्वेश्चन है कि सपोज इनवॉइस रेज किया है, सपोज इनवॉइस रेज किया है 31 मई को। सपोज मैंने गवर्नमेंट को सर्विस दी है एंड मैंने गवर्नमेंट पे इनवॉइस रेज कर दिया 31 मई को। करेक्ट, गवर्नमेंट को मुझे पे कब करना है? 1 जून को, लायबिलिटी हो गई 1 जून, लेकिन गवर्नमेंट मुझे आलसी है ना, 1 अगस्त को पे किया। तो 3 डेट्स दिए मैंने इनवॉइस रेज किया 31 मई को, गवर्नमेंट को पे करना था 1 जून को, गवर्नमेंट ने पे किया 1 अगस्त को। अब तब गवर्नमेंट मेरा 2% टीडीएस डिडक्ट करेगी, ये क्वेश्चन है। तब गवर्नमेंट मेरा 2% टीडीएस 1 मई को 31 मई को करेगी जब मैंने इनवॉइस रेज किया, 1 जून को करेगी जब गवर्नमेंट को मुझे पे करना था, या 1 अगस्त को करेगी जब एक्चुअली मुझे पे कर रही। तो देखो आंसर क्या है, ये तो मैं आपको नहीं पूछ सकता। देखो एज पर 51 गवर्नमेंट टीडीएस तब डिडक्ट करती है जब गवर्नमेंट एक्चुअली मुझे पे करेगी, तभी डिडक्ट करेगी। जब मैं इनवॉइस रेज करता हूं तब नहीं करती। सो इवन दो मैंने 31 मई को इनवॉइस रेज किया है, स्टिल गवर्नमेंट ने मुझे पे कब किया? 1 अगस्त। तो गवर्नमेंट मेरा टीडीएस डिडक्ट करेगी 1 अगस्त को, एंड ये भरेगी वो कब? 10th सब्सिक्वेंट मंथ, 10 सितंबर तक वो कभी भी भर सकती। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है और ये आ चुका है कि टीडीएस कब डिडक्ट करना है। जीएसटी टीडीएस तो वो है जब भी गवर्नमेंट पे करती है, पैसा देती है, तब डिडक्ट होता है, तब तक नहीं, तब तक नहीं। समझे? सो भले मैंने इनवॉइस रेज कर दिया आज अक्टूबर में, सपोज गवर्नमेंट मुझे 2025 में पैसा देगी, तो गवर्नमेंट मुझे 2025 में मेरा टीडीएस डिडक्ट करेगी जब पे करेगी तब। ठीक है, अब ये भाई साहब देखो स्मार्ट क्वेश्चन पूछ, क्या पूछ रहे कि सपोज गवर्नमेंट मेरा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है 3 लाख का,
कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, अग्रीमेंट एक ही है, लेकिन भाई साहब ने 2 इनवॉइस बना दिए। पहला इनवॉइस 1 लाख का, दूसरा इनवॉइस 2 लाख का। अब दोनों इनवॉइस 2.5 लाख के बिलो है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख का है, बट इनवॉइस 1 भी 2,50,000 के बिलो, इनवॉइस 2 भी 2,50,000। ये बोल रहे बच गए ना गवर्नमेंट टीडीएस। कैसा लॉ बना है, टीडीएस आएगा ही कैसे? ये ऐसा आर्ग्यूमेंट कर, ये ऐसा आर्ग्यूमेंट कर। अब आप लोग बताए टीडीएस आएगा कि नहीं आएगा? आपका सिर्फ क्या व्यू है इस क्वेश्चन? तो आएगा सर। आएगा, आएगा सर। वेरी गुड। टैक्सेबल वैल्यू है, नहीं, इनवॉइस तो कुछ नहीं बना। हाँ, टैक्सेबल वैल्यू इन द कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है। देखो एग्जाम में, सॉरी एक्ट में क्या लिखा है? वेयर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इन एन इनवॉइस नहीं लिखा। वेयर अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड 2,50,000 तो टीडीएस आ रहा है। हैव आई यूज्ड द वर्ड इनवॉइस और कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंस कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख का है, 2.5 लाख के बिलो अबाव है, इसलिए टीडीएस तो आएगा। जैसे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 12 महीनों का होता है, बट रेंट के लिए इनवॉइस तो हर महीने आता है, बराबर है ना? तो टीडीएस आएगा, जब भी पे करेंगे आएगा टीडीएस। इस मटेरियल की इनवॉइस 2,50,000 के बिल। तो इसको ट्रांजैक्शन वैल्यू बोल सकते हैं ना, टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू। नहीं, ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपका बात सही है। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब क्या? ट्रांजैक्शन वैल्यू, बट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इन एन इनवॉइस। बस वो फर्क है। आपका पॉइंट सही है कि ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी, बट वो वैल्यू आप देखोगे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का। सी, जब भी आप गवर्नमेंट के साथ कोई भी काम करते हो ना, तो लोग टेंडर निकालते हैं, एंगेजमेंट लेटर रहता है या कॉन्ट्रैक्ट रहता ही रहता है, तो ही वो लोग आपको वर्क अलॉट करते हैं। गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में देखना है कितना मोनेटाइजेशन लिखा है, कितना मॉनिटरी लिखा है, वो वैल्यू देखना है, इनवॉइस वैल्यू नहीं देखना। समझे? इस तरीके से ये वर्क होता है। हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई साहब छोड़ ही नहीं रहे कि सपोज 5,000 का टीडीएस डिडक्ट किया, तो इनकम टैक्स में आपको पता है कुछ होता है, फॉर्म 16 देते हैं सैलरी में, अगर आपका इंटरेस्ट पे हुआ है तो फॉर्म 16 है, ऐसा सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्म है? डू आई नीड टू गिव एनी सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, कुछ भी रहता है कि नहीं रहता है? तो ये देखो क्या कहा है यहाँ पे, टीडीएस का एक सर्टिफिकेट रहता है, टीडीएस का एक सर्टिफिकेट रहता है, सर्टिफिकेट देना रहता है फॉर्म 7A। किसमें सर्टिफिकेट रहता है? फॉर्म 7A। ये सर्टिफिकेट में सारी डिटेल्स कवर होगी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है, कितना गवर्नमेंट ने मेरा टीडीएस डिडक्ट किया, फिर कौन सा रेट था, ठीक है, अमाउंट कितना पे किया, सारे पर्टिकुलर्स यहाँ पे रहते हैं, सारे पर्टिकुलर्स यहाँ पे रहते हैं, फॉर्म 7A। ओके, बट जो अमेंडमेंट आया है कि अभी ये फॉर्म 7A देने की जरूरत नहीं है, बट वो आपको फिलहाल एग्जाम में नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, फिलहाल एग्जाम में नहीं है, तो अमेंडमेंट आ चुका है। बट आपको एग्जाम में यही ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट देना होगा। अगर गवर्नमेंट मेरा टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो फॉर्म 7A मुझे देना होगा। अब ये देना है कि कब देना है फॉर्म 7A, इन हाउ मेनी डेज दे आर रिक्वायर्ड टू गिव। तो क्या लिखा है, जैसे ही वो लोग जीएसटीआर 7 भरेगी गवर्नमेंट मेरा टीडीएस डिडक्ट करके जीएसटीआर 7 भरेगी, अब मुझे क्रेडिट को एक्सेप्ट करना है एंड सर्टिफिकेट 5 दिनों के अंदर इश्यू कर देना। कितने दिनों के अंदर करना है? 5 दिनों के अंदर गवर्नमेंट को इश्यू करना है, बट अभी अमेंडमेंट आ चुका है, इश्यू ही नहीं करना है, तो ये सारी चीजें फ्यूचर में तो रिक्वायर्ड नहीं है। समझ गए? तो ये हमारा यहाँ पे काफी बड़ा सा एक टीडीएस का पॉइंट था जो आपको समझा, होपफुली आपको समझा होगा कि अगर, हाँ एक क्वेश्चन है ये रह गया, सॉरी, कि सपोज गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो लेट फीस देखो 100 रुपए पर डे पर एक्ट था, बट ये पेनल्टी 5,000 पर एक्ट, मतलब 100 रुपए सीजीएसटी, 100 रुपए एसजीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, एंड ये पेनल्टी 5,000 पर एक्ट था, पर फॉर्म। इमेजिन करो गवर्नमेंट बर्बाद हो गई, इसलिए ये फॉर्म विड्रॉ हो गई, अभी कोई भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। ओके, अब देखो गवर्नमेंट को जीएसटीआर 7 भरना कैसे वो मैं दिखाता हूँ। ये किसी गवर्नमेंट का लॉगिन है, देखो जीएसटीआर 7 दिख रहा है आपको। जब भी गवर्नमेंट मुझे पे कर रही है मेरा 2% डिडक्ट करती है, तो गवर्नमेंट को ये जीएसटीआर 7 भरना है, प्रिपेयर कर दिखा आपको, जीएसटीआर 7 भरना पड़ेगा।
अभी ओपन हो गया GSTR 7, दिख रहा है, ये रहा GSTR 7। अब यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो ये लिखा होगा कि गवर्नमेंट ने किसका टैक्स डिडक्ट किया। सपोज मेरा टैक्स डिडक्ट किया, तो डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड, डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को डिटेल्स ऐड करें। से फॉर एग्जांपल मेरा TDS डिडक्ट किया है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट मेरा GST नंबर मेंशन करे। यहाँ पे गवर्नमेंट मेरा, अगर गवर्नमेंट ने मेरा डिडक्ट किया है तो गवर्नमेंट मेरा नंबर मेंशन करेगी। नंबर मेंशन करेगी, नाम अपने आप आ जाए। फिर मुझे कितना ग्रॉस अमाउंट है एक्सक्लूडिंग GST से, 2-3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था तो यहाँ पे 3 लाख लिखा जाए एक्सक्लूडिंग GST वाला। ठीक है, क्या डिडक्ट किया, CG, SG, IG। सपोज CG और SG डिडक्ट किया तो वो लिखा जाए, एंड बाद में इसको सेव किया जाए, बाद में इसको सेव किया जाए। सर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। फिर सपोज कोई मिस्टेक हो गई तो अमेंडमेंट करके ऑप्शन है यहाँ पे, बाद में आप इसको अपलोड कर सकते हो रिटर्न को। GSTR 7 प्रोसीड टू फाइल। समझ गए? सो ये हमारा था GSTR 7 TDS। ओके, समझ गए? अब देखो इसका एक छोटा सा समरी देखो चैप्टर का। ये समरी का स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनो, TDS कब डिडक्ट करना है, सेक्शन 51 में। जब भी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000 के ऊपर है तो ही TDS डिडक्ट करना है, वरना नहीं करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में टैक्सेबल वैल्यू 2,50,000 के ऊपर है तो ही करना है। कौन डिडक्ट करेगा? अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट, मतलब डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट। रिसीव, मैंने किसको गुड्स बेचे से लोकल अथॉरिटी, मैंने किसको सर्विस दी, रिसिपेंट से गवर्नमेंट एजेंसी है, या बैंक जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट होते हैं, PSU, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, वो सारे। कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 51% होल्डिंग या कंट्रोल गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट ही चलाए। ठीक है, या सच पर्सन और कैटेगरी जो गवर्नमेंट फ्यूचर में नोटिफाई करेगी। अभी तो यही लोग, फ्यूचर में कोई और नोटिफाई हुआ तो वो भी आ जाए। TDS किस पे डिडक्ट होता है, एक्सक्लूडिंग GST, नेट वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे होता है। सही है, TDS is to be deducted only on taxable value। अगर exempt सप्लाई है तो उस पे नहीं होता। अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट में टैक्सेबल भी है, exempt भी है, तो TDS सिर्फ एंड सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे ही होगा, प्रोवाइडेड वो 2,50,000 के ऊपर। TDS कब डिडक्ट करना है, ऑन पेमेंट बेसिस। इनवॉइस है उस पे नहीं करना है, जब भी पे करोगे तभी TDS होता है, वरना नहीं होता। ठीक है, अगर मैंने आज आपका TDS डिडक्ट किया, मुझे कब तक भरना है, 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। गवर्नमेंट अगर आज आपका करके अक्टूबर में, तो गवर्नमेंट 10th ऑफ द नवंबर तक भर सकती, 10th नवंबर तक कभी भी भर सकती, 8th को भर सकती, 5th को भर, कभी भी भर सकती। ओके, गवर्नमेंट को एक रिटर्न भरना होगा GSTR 7, पेमेंट के साथ साथ उनको ये GSTR 7 भी भरना पड़ता है। ओके, उनको एक सर्टिफिकेट इश्यू करना है फॉर्म 7A में, कितना TDS डिडक्ट किया। अभी तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर डिले किया तो उनको 100 रुपए पर एक्ट की पेनल्टी है। एंड जब मैं 2% TDS बोलता हूँ, इट मींस 1% CGST, 1% SGST। समझ गए ये? तो यहाँ पे हमारा पूरा TDS चैप्टर भी स्वीट सा चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है। किसी को भी डाउट है? सर हाँ बोलिए सर। सर जैसे आपने बताया कि जो गवर्नमेंट डिडक्ट करती है TDS और वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वापस से रिफंड कर देती है, हाँ, तो सर कायदे से तो हमारा रेवेन्यू लॉस ही है ना सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हमको भरना तो वापस से टैक्स ही पड़ेगा, हम उसको विड्रॉ तो कर नहीं सकते। और जितना बड़ा अमाउंट होगा सर उतना बड़ा अमाउंट अपना ब्लॉक हो जाएगा, मतलब हमको रेवेन्यू मिला नहीं और वो TDS के रूप में ब्लॉक हो गया सर। 1 महीने के लिए मैं अग्री करता हूँ कि ब्लॉक हो गया, कि सपोज आज मैंने आपको अक्टूबर में ये पैसा डिडक्ट किया और Yes, मैं sir. 10 नवंबर को भर रहा हूँ, तो 1 मंथ के लिए ब्लॉक हुआ, बट 10 नवंबर को आपके कैश लेजर में आ गया। अगर आपकी Yes, sir. में लायबिलिटी है जो आप 20 तारीख तक भरते हो, तो वो पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हो। सर लेकिन अगर लायबिलिटी नहीं हुई तो हाँ, फिर तो कैसे ब्लॉक क्या रहा, करेंगे? तो ब्लॉक रहा सर, मैं मानता हूँ वो तो ब्लॉक रहा सर। मतलब उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है सर? हाँ, रिफंड का ऑप्शन है सर, कि जो भी आपका कैश लेजर में पैसा है ना, वो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। Yes, जब sir. मैं आपको रिफंड चैप्टर सिखाऊंगा ना, बहुत इजी है, बट Yes, sir. उसमें भी 15 से 20 दिन लगते हैं सर रिफंड आने में। तो टेम्पररी तो मैं बोल रहा हूँ ब्लॉक हुआ सर, मैं मानता हूँ।
ओके ओके सर। और किसी को टीडीएस चैप्टर में डाउट है? शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है, बट आता है एग्जाम में। टीडीएस एंड टीसीएस दोनों की नोट्स मैं अभी भिजवा रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो डाउनलोड। अब सुनो, नेक्स्ट सैटरडे क्या सब लोग तैयार होंगे लेक्चर के लिए प्लीज, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे 4th सैटरडे है, तो प्लीज मैं चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूँ, एंड संडे को टीसीएस भी कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सैटरडे एज वेल एज नेक्स्ट संडे 2 आवर्स का ही लूंगा, ज्यादा नहीं, 10 to 12 10 to 12 चलेगा? सर 9 to 12 11 हो तो 9 to 11 लूं? चलेगा, चलो 9 to 11 ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। सैटरडे 10 to 12 लेता हूँ, चलेगा सर? संडे 9 to 11 लो, ऐसा चलेगा? हाँ सर चलेगा, संडे को चलेगा कभी भी। ओके, तो सैटरडे 10 to 12 ले लेता हूँ, वो मैं मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप पे, एंड संडे 9 to 11। नेक्स्ट सैटरडे संडे, एक ही सैटरडे संडे मैं रिक्वेस्ट करो, ताकि जीएसटी का मेजर पोर्शन कंप्लीट हो। फिर नेक्स्ट उसके हम आरसीएम बड़ा सा चैप्टर है जो 4 घंटे का है, वो भी हम कवर कर सकते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा सर आई थिंक सैटरडे 9 to 11 और संडे 10 to 12 बोला है हूँ। ना? सैटरडे नहीं, यस मैं सर, नीरज, हाँ सर, सैटरडे 9 to 11 क्योंकि सैटरडे ऑफिस रहते हैं सर। बट 4th सैटरडे इसलिए मैं पूछ रहा था कि शायद छुट्टी हो, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। चलो ठीक है, वैसा करते हैं, सैटरडे 9 to 11 लेते हैं, संडे को डिसाइड करते हैं 9 to 11 की 10 to 12 वो डिसाइड करते हैं, बट ले लेता हूँ। ठीक है, ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही था। हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा कंप्लीट कर दिया, टीडीएस भी कंप्लीट कर लिया। किसी को भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे पूछो कभी भी, नो प्रॉब्लम सर। ओके, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। चलो, गुड बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.